स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान। आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। ठीक है भाई, तो अपन चलते हैं अपने पी खंड के चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 की तरफ। उससे पहले अपन अपनी परंपरा को निभाएंगे भाई। लेक्चर नंबर 4 में अपन क्या क्या पढ़ गए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो हम पढ़ के आए थे भाई ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या पढ़ के आए थे भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ कर आए थे हम। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था जिसे बोला जाता था। हमने देखा था कि वर्ग 13 के जो तत्व होते हैं पी खंड के, उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसा होता था सर? NH2 और Np1 बाह्यतम कोश में होता था। इनके पास बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देते सर? ये त्याग कर देते थे, जिससे ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते थे। लेकिन थेलियम जो Tl होता था, थेलियम कैसी भाई? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता था, जिसका स्थायित्व बहुत अधिक होता है। ऐसा अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से होता था। जो भी बात आ रही थी वह घूम फिर कर भाई किस पर आ रही थी भाई? अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भाई। आधे से ज़्यादा बच्चों के मन में तो डाउट होगा अक्रिय युग्म प्रभाव को लेकर। अभी तक भाई इस लेक्चर तक डाउट होगा भाई। ठीक है, तो वह डाउट अपन आज 100% दूर कर देंगे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, फिर अपन ने क्वेश्चन देखे अक्रिय युग्म प्रभाव किस खंड के तत्व दिखलाते हैं? तो पी खंड के तत्व दिखलाते हैं। पी खंड के कौन से तत्व अक्रिय युग्म प्रभाव दिखलाते हैं? तो अपन ने एक ट्रिक लिखी थी, Sn, Pb, Sb, Bi, In और Tl। Sn को क्या बोला जाता था सर? बताओ ना यार, Sn को क्या बोला जाता था? बता दो मुझे। Sn को बोला जाता था टिन। क्या बोला जाता था सर? Sn को टिन बोला जाता था। तो अपन ने एक ट्रिक लिखी थी, सुन प्रभु सब भिखारी इंडाना तेल बेचे। ठीक है भाई, अपन ने ट्रिक लिख ली थी, उसमें सारे तत्वों को अपन ने लिख लिया था। उसमें निम्न 6 तत्व आते थे। ठीक है भाई, वह तत्व 6 के 6 क्या दिखाते थे भाई? अक्रिय युग्म प्रभाव दिखलाते थे। फिर अपन ने क्या देखा था? अपन ने एक क्वेश्चन लिखा था, अक्रिय युग्म प्रभाव किसे कहते हैं भाई? ठीक है, तो अक्रिय युग्म प्रभाव किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन तो एक बार आप देख लो। सामान्यतः पी ब्लॉक के भारी तत्वों के एस उपकोष नाभिक के अधिक नज़दीक होने के कारण एस उपकोष में पी इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से अक्रिय का निर्माण कर लेते हैं। मतलब एस उपकोष नाभिक के क्या होता है भाई? बहुत ज़्यादा करीब होता है, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से एक अक्रिय युग्म का निर्माण कर लेते हैं, जिससे रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं भाई। ठीक है, जिसके फलस्वरूप भिन्न भिन्न संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, उसे अक्रिय युग्म प्रभाव कहा जाता है। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, उसके मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे। ये रहे एग्जाम्पल, थेलियम +1 +3 बताता है, Pb +2 +4 बताता है, Sn मतलब टिन +2 +4 बताता है, बिस्मिथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। ठीक है सर, उसके बाद मैंने आपको एक सबसे बढ़िया एक नंबर शानदार तरीके का क्वेश्चन लिखवाया था। Sn जो होता है टिन, 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2 व +4 प्रदर्शित करता है। बताइए कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में अक्रिय युग्म प्रभाव दिखलाएगा भाई? ठीक है भाई, इसने अपन से क्वेश्चन में पूछा कि Sn जो होता है, जिसका नाम आप टिन बोलते हो, यह आपको 2 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है, +2 और +4। तो आप हमें ये बताओ कि ये +2 में या +4 में कौन सी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में अक्रिय युग्म प्रभाव दिखलाएगा? यह आपका क्वेश्चन था भाई। ठीक है भाई, ये तो अपना पहले का था, इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है भाई, तो अपन इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। उससे पहले आप एक अक्रिय युग्म की पहचान के लिए एक नोट लिख सकते हो भाई। ध्यान रखना भाई, अक्रिय युग्म प्रभाव एक्स्ट्रा में लिखवा रहा हूँ। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होगा भाई? क्या होगा भाई बताइए? जिसके बाह्यतम कोश में, जिस तत्व के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 18 +
2 इलेक्ट्रॉन हो भाई। कितने हो? किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो हो रहा है। ये अक्रिय युग्म प्रभाव निकालने की बड़ी अच्छी ट्रिक है, बड़ा अच्छा रास्ता है भाई। क्या है सर? बाह्यतम कोश में, किसके? किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का रूल लागू हो जाए तो वह अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाएगा। सर ये 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए? तो बेटा टेंशन क्यों लेते हो, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आ गए। तो देखो भाई, आपको क्वेश्चन में एसएन बोला, सबसे पहले एसएन, ठीक है भाई, टिन जो कितने नंबर पर आता है? 50 नंबर पे किस में आता है भाई? आवर्त सारणी में आता है। तो आपको इसमें 50 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है भाई। आप जानते हो आपके पास जादुई संख्या वगैरह सब होने के बाद आपके पास क्या होगा भाई? आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। जादुई संख्या क्या होती थी सर? 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है सर, बिल्कुल सर। एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी। ठीक है सर, 50 भरने हैं आपको। 8, 2, 10, 18, 18 दूनी 36, 36 तो 36 इलेक्ट्रॉन तो आपने कहाँ तक भर दिए? यहाँ तक। ठीक है भाई। अब 36 के बाद आपको 50 भरने हैं भाई। कितने भरने? 14 और भरने हैं भाई आपको। ठीक है, तो 14 कैसे भरोगे आप? 18, 36 तो यहाँ तक हो गए, इस पी तक। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, मैंने आपको पूरी ट्रिक लिखवा रखी है, फिर भी मैं आपको एक एक चीज़ दोबारा से बता रहा हूँ भाई। ठीक है, 36 यहाँ तक हो गए, एस में 2 जाएंगे। ठीक है भाई, 38, फिर डी में कितने जाएंगे? 10 जाएंगे, तो 48, फिर पी में कितने जा सकते हैं? 6, लेकिन 48 के बाद कितने चाहिए आपको? 2 चाहिए, तो ये 2 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपके 50 हो जाएंगे। तो लिख दो भाई 1s2, एन का मान 1, 2, 3, ठीक है भाई, 4, 5, 6। ठीक भाई, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक हो गया पूरा, ये भी पूरा आएगा। 4s2, ठीक है भाई। अब डी में आती 4s2 हो गया, 4d तो होगा नहीं, डी में क्या होता था? n-1, तो 3d10। ठीक है भाई, 4s2 हो गया, 3d10 हो गया, और 4p6 लिख दोगे। ठीक है भाई, 5 वाला भी पूरा, 5 वाले में क्या जाएगा भाई? 5s2, 5d की जगह आप क्या लिखोगे? 4d10, और इस p में 5p में कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे थे आप? 2, जिससे आपके 50 इलेक्ट्रॉन का पूरा इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाता है। आप एक बार अपना लेक्चर अपलोड हुआ था वो देख लेना भाई, जिसने भी नहीं देखा हो। वैसे आई होप कि सबने देख लिया होगा, तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा। ये अव्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता था। अब सबसे पहले आप क्या कर दो? इसको व्यवस्थित कर दो। कर दें भाई व्यवस्थित। 1s2, 2s2, 2p6, 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, तो 3 वाले लिख दो। 3s2, 3p6, 3 वाला कहाँ है? ये रहा एक और, 3d10, और 3 वाला नहीं है। 4s2, 4 वाला, 4p6, 4 कहाँ है? ये रहा 4d10। अब 5 वाले लिख दो, 5s2, 5p2। ठीक है सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है सर। अपन ने पहले अव्यवस्थित लिखते हैं इसके अनुसार पर, फिर अपन बाद में इसको व्यवस्थित करके लिखते हैं, मतलब गणित में संख्या के क्रमानुसार अपन जमा देते हैं। अब अपना क्वेश्चन अपन से बोलता है एसएन 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, एक तो +2 और एक +4 बताता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन विन्यास के लेक्चर में, जब भी धनायन का विन्यास लिखना हो तो जितने आयन हो, मतलब जितना चार्ज हो, उतने इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित इलेक्ट्रॉन विन्यास के बाह्यतम कोश में से हटा दो। ठीक है सर, यही बताया था। जितना चार्ज उस दे रखा है उतना चार्ज व्यवस्थित इलेक्ट्रॉन विन्यास के बाह्यतम कोश में से फ्री कर दो भाई। ठीक है, कर दें। सबसे पहले अपन किसका लिखते हैं भाई? Sn2+ का, फिर अपन लिखेंगे Sn4+ का, Sn2+ का लिख लें भाई। लिखो भाई, इसके यहीं पर ही देख लो, यहीं देख लो भाई। अपन क्या है भाई, 3 वाले को मैं डैश डैश से लिख देता हूँ।
ये डैश से मैंने 3 वाला यहाँ तक बता दिया। 3D10 तक मैंने क्या करा सर, बार बार लिखेंगे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 3D10 तक मैंने डैश डैश लाइन से आपको बता दिया। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ भाई 4s2, 4p6, 4d10, 5s2। 5p2 भी लिखूंगा क्या मैं? नहीं सर, आप 5p2 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अपन SN2+ का निकाल रहे हैं। मतलब इसके माथे पे 2 चार्ज हैं। कितने चार्ज हैं सर? 2 चार्ज हैं। जितने चार्ज होते हैं धन आयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देना। तो जितने चार्ज होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कोश में से हटा देते हैं। तो मैंने P बचाता है, P के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे सर? 2। तो ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए भाई, फ्री कर दिए। तो मेरे पास कहाँ तक रह गया? 5s2 तक रह गया। ये तो विन्यास तो किसका हो गया सर? SN2+ का। अब मैं SN4+ का लिख देता हूँ। SN मैंने 4+ का लिखा। वही मैंने 3D लाइन को क्या करा भाई, डैश डैश तक, मतलब यहाँ तक कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है भाई? 3D10 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लिख देता हूँ मैं 4s2, 4p6। इसके अनुसार मत देखना, इसके अनुसार देखना। 4p6, 4d10। अब मैं 5s2 लिखूंगा क्या? पहले तो मैंने लिखा था क्योंकि 2 हटाने थे, लेकिन अब तो 4 हटाने हैं मुझे। तो 2 तो यहाँ से हटेंगे और 2 इसके पास वाले से हटेंगे, जब जाके आपके 4 इलेक्ट्रॉन त्याग होंगे। ठीक है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके मेरे पास कहाँ तक बच गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 4d10 तक। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। SN2+ का लिख दिया, SN4+ का लिख दिया। फिर आपसे पूछता है वो, बताइए कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में अक्रिय युग्म प्रभाव दिखलाएगा। अब मैंने आपको बोल दिया था अक्रिय युग्म प्रभाव दिखलाएगा जिसके बाह्यतम कोश में 18+2 इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो होगा। तो आप इलेक्ट्रॉन गिन के देख लो। देखो भाई, एक तो चौथी कक्षा आपके पास ये रही जिसमें 4s2, 4p और db किसका है भाई? 4 का। तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन गिनो देखें? 10, 6, 16 और ये 18। ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। और ये देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और पड़े हुए हैं, तो 18+2 इलेक्ट्रॉन का रूल SN2+ में तो लागू हो गया। देखा ना आपने, बाह्यतम कोश क्या है भाई? 5s2 है और 4 वाली कक्षा है। तो 18+2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। इसका मतलब 18+2 इलेक्ट्रॉन का रूल SN2+ में तो लागू हो रहा है। मतलब ये अक्रिय युग्म प्रभाव आपका दर्शा रहा है। SN4+ में देखो 10, 6, 16 और 2 18। इसमें तो केवल क्या पता लग रहा है आपको? 18 इलेक्ट्रॉन ही है। जबकि अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए 18+2 इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो होना चाहिए। इस वजह से हम जानते हैं कि SN 2 प्रकार की अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा रहा है। और हमें ये भी पता लग गया कि SN2+ वाली ऑक्सीडेशन स्टेट अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाएगा, क्योंकि इसमें 18+2 इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो हो रहा है भाई। अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब पता लगा लोगे ना भाई अक्रिय युग्म प्रभाव कौन दर्शाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सर पता लगा लेंगे। आपने बहुत अच्छी ट्रिक बताई। पूरा विन्यास लिखने के बाद, व्यवस्थित विन्यास लिखने के बाद, आयनों का विन्यास लिखने के बाद हम चेक कर लेंगे बाह्यतम कोश में से कौन 18+2 इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो कर रहा है। ठीक भाई, इसके आगे देखते हैं। लिखिए टिन SN +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करेगा। ठीक है भाई, टिन जो होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि 18+2 इलेक्ट्रॉन लागू हो रहे हैं भाई। ठीक है, ओके सर। स्टार पॉइंट लिखेंगे इसके बाद। बोरोन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, O.S लिखूंगा तो आप समझ जाना भाई मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन अवस्था। मतलब ऑक्सीडेशन किससे होता है? ऑक्सीकरण स्टेट का मतलब अवस्था। ठीक भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट सहसंयोजी
होती है। बेसिक जानकारी है। सेकंड स्टार पॉइंट, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम +1 व +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल, हम अभी पढ़ का है कि ये जो 4 तत्व होते हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये +1 भी दर्शाते हैं और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दर्शाते हैं। थर्ड स्टार पॉइंट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के स्थायित्व का बढ़ता क्रम। ये जो 4 तत्व हैं ये आपको +1 भी बता रहे हैं और +3 भी बताते हैं। तो +1 के संदर्भ में इनमें कौन सबसे ज़्यादा स्थायित्व होगा और कौन का कम स्थायित्व होगा ये लिखेंगे। फिर +3 के संदर्भ में कौन सबसे ज़्यादा स्थायित्व होगा और कौन कम स्थायित्व होगा वो लिखेंगे। ठीक है भाई, तो अपन क्या लिखते हैं भाई, आप जानते हो अभी ऊपर आप लाइन लिख के आए थे क्वेश्चन में। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में थेलियम +1 बताता है और ये सबसे ज़्यादा स्थायित्व होता है, तो ये लाइन तो अपन ने यहीं से पकड़ ली। अगर ये सबसे ज़्यादा होता है तो एल्यूमिनियम क्या होगा सर, सबसे कम होगा। तो कैसे, एल्यूमिनियम +1 सबसे कम, उसके बाद कौन आएगा, गैलियम +1, उसके बाद कौन आएगा, इंडियम +1, फिर उस सबसे ज़्यादा स्थायित्व किसका होगा सर, थेलियम का +1। ठीक है, ये जो क्रम होगा ये तो होगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर। नेक्स्ट स्टार पॉइंट अपन लिखेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के स्थायित्व का घटता क्रम। ठीक है भाई, ये तो अपन ने बढ़ता क्रम लिख दिया कम से ज़्यादा की ओर। अब घटता क्रम लिखना है आपको। तो ये है बढ़ता, ये तो घटता क्या हो जाएगा सर, इसका उल्टा हो जाएगा। थेलियम पहले कैसा था, सबसे ज़्यादा था ना भाई, अब थेलियम क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, घटता लिखना है, मतलब सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम 3+ पे जाएंगे। ठीक है भाई, फिर इससे कम होगा, क्या होगा सर, गैलियम 3+ होगा। इससे कम क्या होगा सर, इंडियम 3+ होगा। फिर सबसे कम किसका होगा सर, थेलियम का 3+ होगा। ठीक है सर, ये आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर स्थायित्व का बढ़ता क्रम है। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर क्या है भाई, घटता क्रम है, मतलब ज़्यादा से कम की ओर है। ठीक भाई, देखते हैं और आगे क्या क्वेश्चन लिखिए। गैलियम 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन कौन सी, +1 व +3 प्रदर्शित करता है, बताइए कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक स्थायी होगी। गैलियम 2 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई, प्रदर्शित कर रहा है अपन को, +1 और +3। ठीक है भाई, और अपन को इनमें से बताना है कि इन दोनों में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्थायी होगी। ठीक है भाई, तो आप आंसर में लिख दीजिए, लिखिए भाई, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक स्थायी होगी।
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक स्थायी होगी। ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। थैलियम 2 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 व +3 बताता है। बताइए वही क्वेश्चन, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक स्थायी होगी। ठीक है भाई, इसमें भी अपन को बताना है, तो सिंपल बात में अपन बता देंगे इसे। आंसर लिखिए भाई, +1 जानते हो आप, ऊपर पढ़ गए हैं अपन, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक स्थायी होगी, ऐसा अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से होता है। ओके बच्चा, क्या पढ़ा अपन ने? 2 क्वेश्चन लिखे। कौन कौन से क्वेश्चन लिखे अपन ने? 2। गैलियम 2 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, +1 व +3, और इनमें से कौन सी अधिक स्थायी होती है भाई? हमने लिखा +3 होती है। क्यों होगी +3? बिल्कुल सर, क्यों होगी? कारण भी लिख दीजिए। क्या लिख सकते हैं अपन? अक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक सर, वही अक्रिय युग्म प्रभाव क्या, आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास जब भी लिखोगे, ठीक है भाई, और उसमें +3 वाला लिखोगे, तो आपके पास क्या प्राप्त होगा? 18 + 2 इलेक्ट्रॉन वाला रूल प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा +1 में तो लागू नहीं हुआ 18 + 2 इलेक्ट्रॉन, +3 लगाओगे तो आपके पास भाइतम कोश में 18 + 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जो आपको बताएंगे कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक स्थायी है, क्योंकि कारण क्या है? अक्रिय युग्म प्रभाव है। थैलियम में भी यही है भाई, +1 +3 बताता है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, क्योंकि इस अवस्था में ये अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाता है। ठीक सर, नए टॉपिक के ऊपर चलते हैं भाई। ठीक सर, नए टॉपिक लिखेंगे, हेडिंग डालिए। रासायनिक अभिक्रियाशीलता की प्रवृत्ति। रासायनिक अभिक्रियाशीलता की प्रवृत्ति। ठीक है सर, इसमें लिखेंगे वर्ग 13 के ऊपर बात हो रही है भाई। ठीक है, किसके ऊपर बात कर रहे हैं अपन? सारी बातें जो भी कर रहे हैं वर्ग 13 के तत्वों पर। लिखिए, वर्ग 13 के तत्वों की अभिलाक्षणिक ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है सर? वर्ग 13 के तत्वों की अभिलाक्षणिक ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको लिखवाई थी +3, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसा होता था? NH2 NP1 होता था, बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते थे, और ये 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके माथे पे +3 चार्ज बना लेते थे। इस वजह से वर्ग 13 के तत्वों की अभिलाक्षणिक ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या कहते थे भाई? +3 कहते थे। +3 होती है इनमें थैलियम की मुख्य ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हो आप सब, +1 होती है। ऐसा क्यों होता है? आप ये भी जानते हो, ऐसा अक्रिय युग्म प्रभाव
की वजह से होता है। पक्की बात भाई। वर्ग 13 के तत्वों की अभिलाक्षणिक ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। इसमें थेलियम एक ऐसा तत्व होता है जिसकी मुख्य ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। क्यों होती है सर? क्योंकि यह क्या बताता है? अक्रिय गुण प्रभाव दर्शाता है सर। ठीक है, अब अपन लिखते हैं वर्ग 13 के तत्व जब हाइड्रोजन से क्रिया करें, जब हेलोजन से क्रिया करें, जब नाइट्रोजन से क्रिया करें, जैसे हम एस खंड में पढ़ के आए थे रिएक्शन है, वैसे हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहली आती है भाई, पहला स्टार पॉइंट डाल के आप लिखेंगे H2 से क्रिया, H2 से क्रिया। ठीक है सर, H2 से क्रिया कैसे कराओगे? जब आपने कुछ मेटल ले लिया और उसकी रिएक्शन आपने हाइड्रोजन से करा दी। धातु के कितने मोल यूज लेते थे आप? धातु के 2 मोल यूज लेते थे, आपको पता होना चाहिए सर। मेटल यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है सर? +3, क्योंकि अपन मेटल कौन सा ले रहे हैं? वर्ग 13 की धातु ले रहे हैं। तो और वर्ग 13 के तत्व कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाते हैं सर? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाते हैं। तो अपन ने जो वर्ग 13 के तत्व की धातु ली, धातु के 2 मोल यूज लेते हो, उसकी क्रिया आपने हाइड्रोजन H2 से करा दी। तो धातु के क्या बना देंगे सर? ये धातु के हाइड्राइड बना देंगे। ये किस फॉर्म में बनेंगे? MH3 की फॉर्म में बनेंगे। किस फॉर्म में सर? MH3 की फॉर्म में। ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब बैलेंस कर दें। यहाँ धातु कितने थे सर? 2 थे। यहाँ मेटल कितना है सर? 1 है। ये 3 तो 1 है, तो मैं इसको 2 कर दूँ, तो ये मैंने 2 कर दिया। अब वापस देखो, मेटल कितने हो गए? 2। मेटल कितने हैं यहाँ? 2। ठीक। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ हाइड्रोजन देखो, ये 2 मैंने लगाया तो ये मेटल के ऊपर भी है और ये हाइड्रोजन के ऊपर भी है। और मैंने आपसे बोला था जब भी बैलेंस की जाती है रिएक्शन तो मल्टीपल की फॉर्म में होता है। तो हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 3 2 जा 6। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 6। यहाँ पर कितने हैं? 2। तो यहाँ पर मैं 3 से इंटू कर दूंगा तो 3 2 जा, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 मेटल हो गए, 2 मेटल हो गए। ठीक भाई, ये आपका हो जाता है जब आप H2 से क्रिया कराओगे वर्ग 13 के तत्व की, वर्ग 13 के धातुओं की। ठीक भाई, एक इसके नीचे एक स्टार पॉइंट लिखिए या फिर एरो लगा के लिख लो। इसमें थेलियम, इसमें थेलियम TLH भी बनाता है। सर क्या मसला हो गया? हमने लिखा H2 से क्रिया करेंगे। ये मैंने यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट का जिक्र क्यों करा था? मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि ये कौन से वर्ग की धातु है? वर्ग 13 की धातु है। और वर्ग 13 के तत्व क्या दिखलाते हैं? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाते हैं। तो जब भी आप धातु के हमेशा 2 मोल यूज लेते हो, आप जानते हो धातु के 2 मोलिक्यूल आपने यूज लिए, तो जैसे ही इसने H2 से क्रिया करी वैसे MH3 बनाया। क्या बनाया? MH3। सर ये 3 क्यों बनाया? बेटा जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट उतने ही हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएंगे। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाते हैं भाई वर्ग 13 के तहत? सर +3 दिखलाते हैं। तो हाइड्रोजन आप बिना सोचे समझे कितने जोड़ दोगे सर इसमें? 3। तो कैसे बना आपका MH3। ठीक, फिर आपने बैलेंस कर दी। लेकिन सर यहाँ पर MH3 बन रहा है तो यहाँ पर TLH3 बनना चाहिए ना सर? आप बोल रहे हो ये भी तो वर्ग 13 का तत्व होता है सर, ये 13 का तत्व है तो इसको भी तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाना चाहिए। तो हमारा बच्चा, हमारा बाल गोपाल, मैंने आपको अभी बताया इनमें थेलियम की मुख्य ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती। अरे सर ऐसी बात है क्या? +1 होगी तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट उतने ही हाइड्रोजन ऐड कराओगे, इस वजह से आपके पास टेल्यूरियम और एक टेल्यूरियम हाइड्राइड भी बनाता है। आ गई भाई बात समझ में? हाँ सर अब क्लियर है, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है सर, तो आज का अपना लेक्चर यहीं तक था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें भाई, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है भाई, शर्माया मत करा करो। ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है जिससे हमारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।